अनोखा जन्मदिन, दिल छू लेने वाली कहानी। पापा देखिए तो जरा किसका फोन है। नैना की आवाज पर शरद जी ने बगल में बजते फोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, बोलते ही पहचानी सी आवाज आई। अंकल प्रणाम, नारायण बोल रहा हूँ। शरद जी अपने मथुरा वाले घर के किराएदार नारायण की आवाज पहचान गए। कुछ कहते उससे पहले ही नारायण एक सांस में बोलता चला गया। अंकल, मैंने मकान के नीचे के कमरों की सफाई करवा दी है। अब आप जब भी आओ परेशानी नहीं होगी। 2-3 दिन में लॉन की घास भी कट जाएगी, बहुत बड़ी हो गई थी। और हाँ, बरसात में पीछे वाली नाली ब्लॉक हो गई थी, सो पीछे वाले कमरे में पानी अंदर चला गया था। एक बड़ा बक्सा रखा है, उसमें शायद आंटी बिस्तर रजाई रखती थी। वो बक्सा नीचे से भीगा लगा, शायद पानी गया हो। अब आप लोग आकर देखिएगा, इतने दिनों बाद आप घर आएंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। कौन, मैं? हकलाते हुए शरद जी के मुंह से इतना ही निकला। कुछ समझते उससे पहले ही नैना ने फोन का रिसीवर उनके हाथ से ले लिया। शरद जी इत्मीनान से बात करती हुई बहू नैना को देखते रहे। वो धीमे शब्दों में फुसफुसाती हुई बोल रही थी, पर कुछ अस्पष्ट शब्द कानों में पड़ गए। अब तुम फोन मेरे मोबाइल पर करना, वहाँ का इंतजाम बढ़िया रखना। पापा आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शरद जी को मानो सांप सूंघ गया। उनके घर की साफ सफाई हो रही है, यानी उनका दाना पानी यहाँ से उठ गया है। 10 महीनों पहले वो पत्नी शिखा के देहांत के बाद उस सूने घर को किराएदार नारायण के भरोसे छोड़कर अपने बेटे शूर के यहाँ आगरा आ गए, पर रम नहीं पाए। 10 महीने बाद भी पत्नी वियोग से उबरकर एक नई जगह पर स्थापित होना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। पर यहाँ रहना इतना भी मुश्किल नहीं था कि वो पुराने घर में जाने की बात सोचें, जिसमें शिखा की यादों के साथ अकेलेपन की टीस और वीरानी थी। लेकिन उनकी यात्रा का बाकायदा इंतजाम करवाया जा रहा है और उन्हें खबर तक नहीं है। ये जानकर वे बेचैन हो उठे थे। नैना ने रिसीवर रख दिया तो शरद जी ने प्रश्नवाचक नजरें उस पर टिका दी, पर वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शरद जी सोच में डूब गए कि अब उन्हें अपने पुराने घर में अकेले रहना होगा। कैसे रह पाएंगे वो अकेले? कैसा लगेगा बिना पत्नी के उस घर में जीवन यापन करना? यहाँ कम से कम बेटे बहू के होते हुए हर प्रकार की चिंता से तो मुक्त थे, पर उन्होंने इसे अपना घर माना भी कब था। इसलिए शायद बेटे ने उन्हें घर भेजने का इंतजाम कर दिया है। मुखर्जी साहब का कहा सच हो गया। अगर हम बच्चों से दूरी बनाकर रखें, स्वयं मेहमानों सा आचरण करें और बच्चों से अपेक्षा करें कि वो हमें घर का सदस्य माने, तो ये तो कैसे संभव है? अपनी पत्नी के जाने के बाद मैं बेटे के पास एक मजबूरी समझकर रहता तो जीना मुश्किल हो जाता, मेरा भी और इन बच्चों का भी। जब रहना ही है तो मन से जुड़कर रहो। मुखर्जी साहब के कहे फलसफे को वो भी सही समय पर जीवन में उतार लेते तो शायद इस उम्र में अकेले रहने का दर्द ना सहना पड़ता। पर वो तो पत्नी वियोग में ऐसे डूबे कि अपने ही बच्चों का सुख पराया दिखने लगा था। उनका दुख सिर्फ उनका है, इसी को सत्य मानते हुए आए। अपनी पत्नी के मृत्यु के 10 महीने बाद भी बेटे बहू को कुछ सहज पलों को जीते देख वो असहज होते। शिखा के जाने का असर सिर्फ उन पर पड़ा है। उनके मन में ये बात घर कर गई थी। पत्नी की मृत्यु के 6 महीने बाद 3 साल के पोते का जन्मदिन आया। बेटे बहू दोनों उम्मीद लगाए बैठे थे कि पापा बर्थडे को लेकर कोई पहल करें, पर वो निर्विकार बने बैठे रहे। शाम तक उनकी ओर से कोई पहल ना होती देख बहू ने बाहर डिनर का प्रोग्राम बना लिया। शरद जी को चलने के लिए कहा गया तो बड़ी मुश्किल से जाने को तैयार तो हुए, पर वहाँ मौन साधे रहे। ऐसे माहौल में नैना और शोर के चेहरे अपराध बोध से भर गए थे। शरद को याद आया कि लगभग उस दिन के बाद से ही उन्होंने नैना के स्वभाव में बदलाव महसूस किया। अब नैना उनको छोटे छोटे काम बताने लगी थी, मसलन दूध लेने जाना, गमलों में पानी डाल देना, सनी को स्कूल बस स्टॉप तक छोड़ आने को कहना। शोर उसे टोकता तो कहती, पापा कब तक अपने कमरे में यूं ही बैठे रहेंगे? कुछ करेंगे तो मन लगेगा। शरद जी को नैना की ये बातें नागवार लगती थी। काश वो पहले ही खुद को थोड़ा बदलते तो आज ये स्थिति नहीं आती।
आज उन्हें अपने पड़ोसी मुखर्जी साहब के घर देखा वो परिदृश्य भी याद आ रहा था, जहाँ सुबह सुबह की भागदौड़ बिल्कुल उनके घर जैसी थी। उनके बहू बेटे भी नैना और शौर्य की तरह सुबह की व्यस्तता में डूबे थे। उस दिन अखबार की अदला बदली होने के कारण शरद जी मुखर्जी साहब के घर गए तो उन्होंने चाय पीने के लिए उनको बैठा लिया। मुखर्जी साहब खुद चाय बनाने लगे। आश्चर्य से ताकते शरद जी को उन्होंने बताया कि वे सुबह सुबह घर के कामों में व्यस्त बहू के दैनिक कार्यों को बाधित नहीं करते हैं। और तो और उस दिन ऑफिस जाते अपने बेटे से अपने टूटे चश्मे को बनवाने के लिए कहा तो उनके बेटे का जवाब को सुनकर भी शरद जी को हैरानी हुई थी। पापा, आज तो ऑडिट है, बिल्कुल समय नहीं है, आज नहीं करवा पाऊंगा। अपने बेटे के इनकार पर मुखर्जी साहब बिना शिकन कुछ चिंता में डूबे से बोले, अरे फिर बिजली का बिल कैसे जमा होगा? उसकी तो आज आखिरी तारीख है, आज मैं ही निकालता हूँ, जमा करवाऊंगा। इस बात पर उनकी बहू बोली, नाना पापा, आप कहाँ जाएंगे? मौसम का भी कोई भरोसा नहीं, कब बरसात हो जाए। मैं किसी से बात करती हूँ, बिल जमा हो जाएगा। और हाँ, आज मार्केट जाऊंगी, तब आपका चश्मा ठीक करवा लाऊंगी। परिवार के इस आपसी वातावरण से संशय की दीवारें खुद ही ढह गई थी। उस घर का हर सदस्य सहज था, ना कोई शिकायत थी, ना कोई मन आहत। आपसी संवाद कायम था, कहीं कोई मौन शंका आशंका दीवारें खड़ी नहीं कर रही थी। शरद जी मन ही मन कल्पना कर रहे थे कि यदि शोर उनके किसी काम को करने से मना करता तो क्या होता। क्या वे मन ही मन आहत होकर मौन धारण कर लेते या फिर अपनी लाचारी पर कुढ़ते। मुखर्जी साहब के व्यवहार से उन्होंने सीख तो ली, पर उस सीख को जीवन में उतार पाने में देर कर दी। तभी तो उनको मथुरा वापस भेजने की तैयारी हो रही है। आदत के अनुसार शरद जी ने आज भी मौन धारण कर लिया था। एक हफ्ते बाद शौर्य और नैना को कुछ तैयारी में व्यस्त देख जान गए थे कि उनकी विदाई का समय आ गया है। बेटे बहू उनको भेजने से पहले बताना भी जरूरी नहीं समझते। ये टीस लिए वो शौर्य से बात करने के लिए उनके कमरे तक पहुंचे, पर बहू की आवाज सुनकर कदम ठिठक गए। पापा की उदासी घर में कैसी बोझिलता भर देती है ना। जवाब में बेटे ने कहा, मम्मी का चले जाना, फिर पापा का मथुरा से आगरा आना, जीवन में अचानक हुए इन परिवर्तनों को पापा अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं। सोच रहा हूँ मथुरा जाने वाली बात पापा को बता दूँ। नाना, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे लगता है कि उन्हें कुछ कुछ अंदेशा है। उस दिन नारायण का फ़ोन उन्होंने ही उठाया था। बेटे बहू के आपसी वार्तालाप को सुन वो बिना कुछ कहे वापस लौट आए। मन में शून्यता लिए वो आने वाली संभावनाओं में डूब गए। दुख का सैलाब मन में डूबने लगा। देर रात तक वे अपनी दिवंगत पत्नी से बातें करते रहे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पत्नी शिखा तस्वीर से निकलकर सम्मुख आ खड़ी हुई हो। शरद जी सिसकी लेकर बोले, तुम क्यों चली गई? ऐसे तो 2 दिन के लिए भी कहीं जाना होता तो 10 इंतजाम करके जाती थी। हमेशा के लिए जाते समय मेरा ख्याल नहीं आया। लगा शिखा जी उनके हाथ को सहलाकर बोल रही हो, सुनो, तुम शौर्य के साथ ही रहना, सुन रहे हो ना? शरद जी पत्नी से कुछ कहना चाहते थे पर आवाज फंस गई। वे बोल रहे थे पर शब्द मुंह से नहीं निकले। क्या हुआ पापा, कोई बुरा सपना देखा क्या? शौर्य उनको हिलाते हुए कह रहा था। जल्दी तैयार हो जाइए, कहीं चलना है। कहाँ? शरद जी ने पूछा तो पल भर मौन रहकर शौर्य बोला, आज मथुरा जा रहे हैं। क्यों अचानक? शरद जी के स्वर कुछ कतार से लगे तो शौर्य सधे शब्दों में बोला, आपका मन यहाँ नहीं लगता है? जिस हालत में आप यहाँ आए थे उसमें ऐसा होना कोई आश्चर्य नहीं है। मथुरा में आपको शांति मिलेगी। आशंका से घिरे शरद जी बहू बेटे और पोते के साथ अपने घर मथुरा पहुँचे तो विस्मय हुआ। जिस वीरान घर को वो रोते छोड़कर आए थे उसमें फूलों और आम के पत्तों के बंदरबान लगे हुए थे। पंडित जी को देख वो चौंके। स्वागत करने आए उत्साहित नारायण से पूछा, आज कुछ है क्या? तो शौर्य ने झट से उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, हाँ पापा, आज आपका जन्मदिन है और ये हमारी तरफ से आपको दिया उपहार है, अकेलापन का।
फीकी मुस्कान के साथ शरद जी के मुंह से ये शब्द निकलते उससे पहले ही शिखा की मुस्कुराती तस्वीर ने अपनी ओर ध्यान खींच लिया। नैना उत्साहपूर्वक बोली, पापा मम्मी जी आपके जन्मदिन पर पूजा रखवाती थी। आपने एक दिन बताया था कि उनकी इच्छा भागवत पाठ कराने की थी, पर बीमारी के चलते नहीं करवा पाई। आज आपके जन्मदिन से भागवत पाठ का शुभारंभ होगा। अभी मंदिर के लिए निकलते हैं। फीकी मुस्कान के साथ शरद जी बोले, एक हफ्ते क्या तुम लोग रुकोगे? हाँ पापा, भागवत क्या आप अकेले संभाल पाएंगे? मंदिर में पूजा में रोज ही 3-4 घंटे लगेंगे, रहना तो पड़ेगा। फिर हमारे रहने से आपका मन भी लगा रहेगा। शौर्य की बात पर शरद जी कुछ नहीं बोले। पूजा विधि विधान से आरंभ हो गई थी। भागवत कथा के दौरान शरद जी थक जाते तो नैना उनको घर भेजकर खुद रुक जाती। लौट कर आती तो आश्चर्य होता। शरद जी उनके लिए चाय की व्यवस्था करके रखते। पानी समय से आता था तो वे भरकर रख देते, और तो और सुबह टहलते हुए जाते और दूध सब्जी लिए आते। आखिर ये सब बाद में भी तो देखना है, सोचकर वो घर के कामों में हाथ बटाते। पूजा की तैयारी बड़े मन से करते, लेकिन भागवत समाप्त हुई तो शरद जी भावुक हो गए। आंखों में आंसू आने से रोक नहीं पाए तो शौर्य उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला, पापा आपका अकेलापन हमसे किसी भी तरह से छिपा नहीं है, पर अब आपको खुद को संभालना होगा। वापसी की तैयारी होने लगी थी। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए, बुदबुदाते शरद जी से शौर्य पूछ रहा था, पापा अब चलने की तैयारी करें? हाँ बेटा, अब कब तक रुक पाओगे तुम लोग? चलना तो है ही, शरद जी बोले। तो नैना ने कहा, पापा हम लोग कोशिश करेंगे कि 2-3 महीने में कुछ दिन आगरा से मथुरा आ जाएं। हमारे लिए भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना पापा? जैसा तुम लोग ठीक समझो। खैर अपना ख्याल रखना, शरद जी डूबते मन से बोले। तो नैना और शौर्य चौंके। शौर्य ने विस्मय से पूछा, ख्याल रखना मतलब? कहीं आप यहीं रुकने का मन तो नहीं बना रहे हैं? शौर्य की बात सुनकर नैना कहने लगी, कैसी बात कर रहे हैं आप? पापा यहाँ क्यों रहेंगे? फिर हमने वादा किया तो है कि यहाँ महीने 2 महीने में आते रहेंगे। तो क्या मैं भी चल रहा हूँ? शरद जी की आवाज़ खुशी से कांपी तो नैना अपने सिर पर हाथ रखती हुई बोली, पापा डाउट क्या है इसमें? सब मौन एक दूसरे के मन में हुई गलतफहमी को पढ़ रहे थे। तभी नैना संजीदगी से बोली, पापा जब तक मम्मी आपके साथ थी हमें तसल्ली थी कि एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए आप दोनों साथ हैं, लेकिन अब आपके अकेले रहने की बात तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मम्मी के जाने का दुख सिर्फ आपको ही नहीं हमें भी है, लेकिन हमें अब आपकी चिंता है। यूँ दुखी रहने से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। हमने मम्मी को तो खो दिया, पर आपको नहीं खोना चाहते हैं। पापा प्लीज़ मम्मी की खुशनुमा यादों के सहारे खुश रहने की कोशिश करिए। उन्हें खुशी खुशी याद कर हमारे बीच उनको जिंदा रखिए। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये बात आपके दिमाग में कैसे आई कि हम आपको यहाँ छोड़ जाएंगे? शौर्य अब भी उलझन में था। उसके प्रश्न पर शरद जी कुछ संकोच से बोले, अब क्या कहूँ बेटे, शायद मैं खुद को तुम लोगों के साथ जोड़ नहीं पाया। मैं अपने मैं के संग जीता रहा। चलो छोड़ो ये सब, जो हुआ सो हुआ। हम आपके जन्मदिन को खास तरीके से मनाना चाहते थे, जिसके लिए शायद आप राजी ना होते, इसलिए आपसे साफ बात नहीं कर पाए। नैना के कहते ही शरद पोते के हाथों को स्नेह से थामकर बोले, चलो चलो अब निकलना भी है, देर करना ठीक नहीं है। और नैना बेटी खाने के चक्कर में मत पड़ना, सब कुछ बाहर मिलता है, बाहर ही खा लेंगे। कहते हुए शरद जी चलने की तैयारी में जुट गए। घर से बाहर जाते समय बैठक में लगी पत्नी की तस्वीर को शरद जी ने निहारा तो नैना ने झट से तस्वीर उठा ली। फिर अपने ससुर को थमाते हुए बोली, पापा मम्मी को साथ लिए चलिए। जब हम सब यहाँ आएंगे तो मम्मी जी को साथ लेते आएंगे। उसकी बात पर जिस तरह से शरद जी के चेहरे पर सुर्खी आई, उसे देख नैना और शौर्य दोनों हंस पड़े। शरद जी ने गाड़ी में बैठकर तस्वीर की ओर देखा तो लगा शिखा मुस्कुराती हुई कह रही है, आज इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। मेरे बच्चों का ध्यान रखना, ये मेरी ही तो निशानियां हैं। पत्नी की बात शरद जी के दिल में उतर गई।
धीमे से सबकी नज़र बचाकर उन्होंने पत्नी की तस्वीर सीने से लगा ली और मुस्कुरा पड़े। मैं के संकीर्ण दायरे के बाहर की विस्तृत दुनिया देख आज वो खुद को हल्का और प्रसन्न महसूस कर रहे थे। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।